नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। बताना चाहती हूं आज हम लोग बात करेंगे कौमी एकता के बारे में, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए बहुत ही खास हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं राहुल सिंह परिहार जी। आप कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रशिक्षक मुक्त इकाई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, जैसे कि आज का विषय है कौमी एकता, जिस पे हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे, तो उसका अर्थ से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आगे तो बहुत सारी बातें होनी ही हैं। जी मुख्यतः कौमी एकता से जब भारत की बात की जाती है कि भारत बहुत सारे धर्मों संस्कृतियों का देश है, तो उन सब के बीच में राष्ट्र को लेकर एक मत हो और उसके लक्ष्यों को, एक लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ सकें, तो मुख्यतः समाज के सभी वर्ग, चाहे धर्म हो चाहे संप्रदाय हो, उन सब के बीच में भारत की एकता अखंडता की बात हो और उनके सबके सौहार्द को लेकर हम आगे बढ़े। कौमी एकता का मुख्यतः केंद्र बिंदु यही। बिल्कुल। अनेकता में एकता का नारा किसने दिया था सर? देखिए, अनेकता में एकता का नारा तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत पहले से है, लेकिन जब हमारी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी तो उन्होंने इस नारे को बलिवत किया और उन्होंने ये हमेशा कोशिश की। उनका एक बार एक संबोधन भी था लाल किले से कि हम अभी वर्तमान पीढ़ी जो है उन सबको आवश्यकता इस बात की है कि भारत में जो भी अनेकता के रंग हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उन सबको केवल इस लक्ष्य के साथ मजबूत करे कि भारत अपने आप में सुदृढ़ हो। तो मुझे लगता है कि इस नारे को जो वर्तमान में एक बलवत्त करने का काम किया था उन्होंने किया था। बाकी ये तो हमेशा से ही भारत की संस्कृति में रहा है कि हम सभी की संस्कृतियों का संभाव दृष्टि से सभी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। अगर मैं उद्देश्य की बात करती हूँ, हर दिन बड़ा खास होता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। तो मैं अगर कौमी एकता की बात करती हूँ तो उस दिन के पीछे का उद्देश्य क्या है? जैसा कि अभी पिछली बात में, पिछले उत्तर में मैंने कहा कि उद्देश्य केवल यही था कि उन गतिविधियों इस दिन स्मरण करके केवल हम ये देखें कि भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो एक दो वर्षों का राष्ट्र नहीं है, हजारों वर्ष पहले की उसकी गतिविधियां हैं। और जहाँ तक हम सोच पाते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा तरीका ऐसा है कि और हजारों वर्षों तक इस भारतवर्ष को जिंदा रहना है। तो इस नाते से इस कौमी एकता दिवस या कौमी एकता सप्ताह या कौमी एकता की जब बात आती है तो सारे भारतवर्ष के जितने लोग हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने रंग हैं, जितने कलर हैं, जितने धर्म हैं, वो सभी केवल भारत की एकता और अखंडता के पीछे रहें और उसी के लिए आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि इसके पीछे वही उद्देश्य। अगर मैं चुनौतियों की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को संरक्षण करना सबसे मुश्किल काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। हम किसी भी चीज़ को बना तो देते हैं, लेकिन उसको बनाए रखना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या, अगर मैं बात करती हूँ कौमी एकता के दिन को बनाए रखना, उसी ही तरीके से वो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो सामने आई होंगी, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, अब जीवन शैली बदलती जा रही है। बहुत सारे, जब कल्चर की बात होती, केवल भारत ही नहीं, पश्चिमी देशों में तो खैर जो हमारे समकालीन सभ्यताएं थी उन सब में भी सब बहुत दूर हुए। तो क्योंकि अब रील इंडिया जैसी जब बात आती है तो बहुत सारे ऐसे कल्चर, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो हमारी जीवन शैली से थोड़ा छिटकते जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को माना, तो को बहुत उल्लास के साथ मनाने का प्रारंभ किया और उसके पीछे एक उद्देश्य था। यहाँ जब हम मना रहे थे 19 तारीख को कौमी एकता दिवस के रूप में, लेकिन उसके वहां से भी यही भाव था कि भारत एक सक्षम संस्कृति है और वो पूरे विश्व का नेतृत्व करता रहा है और नई पीढ़ी को भी अपने उन भार के साथ, उन कलर्स के साथ आगे चलना चाहिए, जिससे वह संस्कृति के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व कर पाए और जैसे बार बार कहा जाता है कि विश्व गुरु बन पाए। तो भारत की सभी कौम में, सभी धर्मों में वो तरीका है, वो ताकत है जिनके साथ वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर पाएंगे। विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना मतलब कि हर तरीके का जो लीडरशिप है वो हमारी युवाओं के बीच में भारत के पास रहे। और अब तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व का सबसे युवा देश भारत है, तब हम युवाओं की ज्यादा अहम भूमिका हो जाती है। तो इसलिए चाहे राष्ट्रीय एकता दिवस हो, चाहे कौमी एकता दिवस है, इनके पीछे केवल एक लक्ष्य है और एक वो कि भारत एक अखंड और एक मजबूत देश बनकर अपनी संस्कृतियों के साथ चल सके। अच्छा, लेकिन जब अभी हमने पिछली भी आपने चर्चा करी तो हमने बोला कि कई सारे हमारे यहाँ धर्म हैं, जाति हैं, संस्कृति हैं, तो क्या ये सब भी कहीं ना कहीं बाधाएं बन सकती हैं एकता की? अगर हम बात करते हैं, कौमी एकता की बात करते हैं, तो उसमें बिल्कुल, जब कई बार होता है, बहुत सारी कट्टरताएं, बहुत सारी रूढ़िवादिता ऐसी होती हैं।
सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो उन अगर वो कट्टरता और रूढ़िवादिता आती है तो जब बहुत सारा बड़ा एक बड़े अम्ब्रेला में जब अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तान उस अम्ब्रेला को बड़े करती, तो जब बहुत सारे कलर्स हैं वो कलर जब अलग तरीके से आपस में मिलते हैं तो कई बार दिक्कतें भी खड़ी होती हैं और बहुत बड़ी बाधा बनता है। लेकिन इस तरह के आयोजन, इस तरह के दिवस कहीं ना कहीं उन बाधाओं को दूर करने का और हम सबको एकजुट होने का मैसेज देती हैं, पैगाम देती हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के दिवसों की, सप्ताहों की और गतिविधियों की भारत मतलब जो ये सब चीजें बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रमुख आधार हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं गतिविधियों की बात करूं, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि गतिविधियां होती रहना चाहिए, हमने पहले भी बातचीत करी है, तो अगर मैं कौमी एकता दिवस की बात करती हूं तो कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो होती हैं और होती आ रही हैं और होती रहना चाहिए? स्पेसिफिकली आप किसको ज़्यादा आप एम्फेसिस डालेंगे? देखिए, अगर पूर्व के सालों में सरकारों ने जैसा प्रयोग किया कि पूरे देश को एक रूप में रखना है, तो संस्कृति का आदान प्रदान होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो नेशनल इंटीग्रेशंस जैसी गतिविधियां शुरू की गई, युवा उत्सव जैसे गतिविधियां शुरू की गई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया और कोशिश की कि भारत का एक अंग दूसरे अंग का पेयर बनकर हम उनके कल्चर्स को, उनकी भाषा को, उनकी बोलियों को समझें। तो जब सरकार के स्तर पर इस तरह के प्रयास होते हैं तो सामाजिक तौर पे भी हम जब जिन चीज़ों से प्रभावित होते हैं या जिन चीज़ों को देखकर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जैसा ही है, बस करने का तरीका अलग है। चाहे वो साउथ में चले जाएं तो पोंगल होगा, चाहे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होगी, तो चीज़ें अलग है। लेकिन जब हम उनका अनुभव कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे राष्ट्रीय एकता की गतिविधियों के शिविर हो, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हो, भारत को एक अखंड करने में और एकता की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। अगर मैं बात करती हूँ शिक्षा की और संवाद की, तो इन दोनों से ही हम कैसे कौमी एकता को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं? देखिए, शिक्षा और संवाद तो हर चीज़ का ही एक हल है। तो जब हम शिक्षित होते हैं तो दूसरों के जो विचार हैं, दूसरों के धर्म हैं, रंग हैं, संप्रदाय हैं, उनके प्रति उनका आदर सम्मान किस तरह से किया जा सकता है, कैसे उनको अपने साथ संभाव समझा जा सकता है। और संवाद में तो एक बड़ी ताकत होती है कि किसी वजह से मान लीजिए कभी हमारे बीच में कोई मतांतर भी हैं तो उनको भी हम हल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षा और संवाद दोनों वो महानतम टूल्स हैं या वो महानतम तरीके हैं जिनके माध्यम से हम पूरे देश की संस्कृति और उसको गढ़कर और उसके गौरव को समझकर और उनको सबके बीच में समावेशित करके, क्योंकि मैंने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक उद्बोधन सुना था। उन्होंने कहा कि भारत में हूण आए, शूण आए, जो भी आया वो सब समाहित हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो संवाद और शिक्षा का तरीका था, कि भारत उस समय शिक्षित था, संवाद करने का एक गौरव उसके पास था, तो वो जो भी यहाँ आया वो भारत से अगर लौट कर नहीं गया तो भारत में समाहित हो गया, उसी के तरीके से समाहित हुआ। तो मुझे लगता है कि ये दोनों अपने आप में एक बड़े दौर हैं और शिक्षा और संवाद ही हर चीज़ का हल है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा युवाओं की तरफ टर्न करूं, शिक्षा और संवाद को लेके, मुझे लगता है कि दोनों में ही शिक्षा का एक पायदान है, एक संवाद का है। युवा क्या उन दोनों को पैरेलल लेके चल पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कौमी एकता को दर्शाता है, क्योंकि वो सब दोनों का समावेश होना और युवाओं के साथ मिलना वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, क्योंकि युवा ही आगे नेतृत्व करता है और वर्तमान समय में क्योंकि शिक्षा के बहुत सारे आयाम ग्रहित किए जा रहे हैं। भारत की अपनी शिक्षा के जो दौर हैं वो पहले बहुत मजबूत थे। और उनसे जब आज भारतीय ज्ञान परंपराओं की बात हो रही है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि शिक्षा के वो सारे आयामों के साथ वर्तमान युवा का परिचय कराया जा रहा है, जिनकी वजह से भारत समृद्ध था, अखंड था। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का जब प्रयोग किया जा रहा है, वो कोई भी तरीके हो सकते हैं, कोई भी नवाचार हो सकता है, कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, उन सब के साथ जब किया जा रहा है तो उसके अंदर एक दृष्टिकोण बन रहा है। तो उस दृष्टिकोण के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि वो कौमी एकता और राष्ट्रीय एकता जैसी जो विचार हैं उनको बहुत प्रबल करता है।
अच्छा, युवाओं का बोलते हैं कि इन सारे कार्यक्रम में उपस्थित होना कितना ज़रूरी है? मतलब उनके क्या जो बोलना चाहिए विज़न है उसमें परिवर्तन लेकर आएगा, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा? क्योंकि कई बार लोग ऐसे कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं का पार्टिसिपेशन इसमें कितना ज़रूरी है? देखिए, युवाओं का पार्टिसिपेशन इस तरह की गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जब 150 वर्ष वंदे मातरम गान के भी हो रहे हैं और 150 वर्ष सरदार पटेल जी की जन्म तिथि का भी हो रहा है, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक यूनिटी मार्च के साथ एक पदयात्रा का शुरू किया और यह आह्वान किया है युवाओं से कि इन सब में केवल युवा ही मुख्य नेतृत्व के रूप में आगे आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब गतिविधियों में युवाओं का होना या उनका हर चीज का मुख्य आधार बनना इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आगे भारत जाएगा तो जैसा मैंने एक बीच में जिक्र किया कि रील इंडिया, स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया का अपना एक तरीका है, एक इम्पैक्ट है और उसकी आवश्यकता भी है, लेकिन मूल आधार और विचारों के साथ भारत को भारतीय गौरव के साथ, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ाने का काम युवा कर सकता है। तो इन सब गतिविधियों में उसकी सहभागिता, उसका नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप एनएसएस के भी कार्यक्रम अधिकारी हैं, तो मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि एनएसएस में युवा जुड़ा होता है, तो अगर मैं युवाओं की बात करती हूँ तो जो ट्रेनिंग है, तो क्या आप इस तरीके की ट्रेनिंग भी उनको देते हैं ताकि वो आगे इसका प्रचार प्रसार कर सकें? बिल्कुल, राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास, कैंपस टू कम्युनिटी। तो जब इस तरह के प्रशिक्षण होते हैं तो एनएसएस के युवा जो होते हैं उनके साथ जब काम किया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि उनको उस हर गतिविधि में सहभागिता करके समाज का नेतृत्व करना जो समाज में चेतना और संचेतना का काम करते हैं, वो उनके अंदर तो विकास करें ही, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत जो है उसमें कहा गया, उठें समाज के लिए, उठें स्वयं सजे वसुंधरा संवार दें। अपने आप का डेवलपमेंट उद्देश्य के हिसाब से उनके डेवलपमेंट करें, अपने आप को बड़ा करें, अपने आप को समृद्ध करें और बहुत छोटी छोटी सी गतिविधियों को करते हुए समाज का नेतृत्व करें, जिससे ऐसा वर्ग जो कहीं दूर बैठा है, जो शिक्षा से दूर है, कैंपस टू कम्युनिटी के अंतर्गत हम काम जब कर रहे हैं तो अपने कैंपस में प्रशिक्षण प्राप्त करके कम्युनिटी के बीच में जब हम जाएं तो वो सारी चीजें जो हमारे अंदर गढ़ी गई हैं उनको डिलीवर करें, समाज के दूसरे लोगों को जोड़ पाएं जो दूर बैठा है, जिससे कि सब उस संभाव को समझ पाएं और उसी ताकत के साथ राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता, इन सब के लिए खड़े हो पाएं। क्या बात है, बहुत ही खास हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौमी एकता को लेकर और यहाँ पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कई सारे विषय पे अभी मुद्दों पे भी बात करी थी, जिस तरीके से कौमी एकता को लेकर हम लोग राष्ट्रीय तौर पे बातचीत करी थी, युवाओं की बात करी थी। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, जैसे कि हम लोग कई संगठन है, एनएसएस है, स्काउट है, एनसीसी है, इन सभी संगठन जो होते हैं उनका क्या महत्व होता है युवाओं के जीवन में और उनको क्यों अपनाना चाहिए, क्या परिवर्तन लेकर आता है वो? देखिए, जैसे जब आपने शिक्षा की बात की और कॉलेजों में, स्कूलों में स्काउट, एनएसएस, एनसीसी, ये सब, इसमें जो वॉलंटियर या ये कहें कैडेट या विद्यार्थी जो सहभागिता करते हैं, स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा अलग होते हैं, उनमें एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है और इस तरह की गतिविधियों में जब वो जुड़ते हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करना, सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करना एक अलग विषय है, एक जीवन शैली प्राप्त करना, लेकिन वह जब जुड़ते हैं तो इस तरह की गतिविधियों को या समाज की विभिन्न गतिविधियों से एक दूसरे को जोड़ने का वो बहुत सारे ऐसे नेतृत्व करते हैं, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, जो कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, ऐसे कैंपिंग के माध्यम से, क्योंकि जब कैंप में एक विद्यार्थी जब वो जाता है 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने, क्योंकि कैंप्स की एक अपनी लंबी श्रृंखला है सारे में, चाहे वो स्काउट हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे अपना एनएसएस हो, एक संस्था स्तर से लेकर या संस्था स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की गतिविधियों को जानने का और साथ में रहने का। तो जब हम 7 दिन अपने कम संसाधनों के साथ रहते हैं तो एक दूसरे के आचार विचार, एक दूसरे की धर्म, संस्कृति और उसके प्रति एक आदर करना, एक भाव आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जितने भी संगठन है, आयाम है, वो कहीं न कहीं विद्यार्थी को बहुत सुदृढ़ करता है और नेतृत्वकर्ता बनाता है राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, एक दूसरे के प्रति संभाव ले जाने से। तो इस तरह के संगठनों का अभी, क्योंकि भारत सरकार ने माय भारत का एक बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो माय भारत के माध्यम से भी वो मुझे लगता है कि कहीं है एक डिजिटली प्लेटफॉर्म, क्योंकि जैसा बार बार हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल का जमाना है, लेकिन उसमें गतिविधियों को इस तरह से किया जा रहा है कि एक
इनके अलावा भी जो युवा है जो एनएसएस एनसीसी स्काउट में नहीं जुड़ पाया लेकिन फिर भी सक्रियता के साथ वो लीडरशिप करना चाहता है, वो नए चीजों से आयामों से जुड़ना चाहता है, तो माय भारत के माध्यम से अपना प्रोफाइल बनाकर उसमें जुड़कर अपने आप को जोड़ सकता है। उसमें सरकार के भी बहुत सारे आयोजन आ सकते हैं, बहुत गैर सरकारी आयोजन, और इस तरह के संगठनों के जो अपने आयोजन है उसकी भी हर चीज उसमें देखने के बाद वो जुड़ने का प्रयास कर सकता है। बात है। और उसकी सोच बदल सकती है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा पहल है। और अब मैं यहाँ पर एक और है, युवा अगर उत्सव की बात करती हूँ तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण पहल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। देखिए कि स्वाभाविक है कि युवा गतिविधियां जब बात होती है तो एनएसएस एनसीसी की बात अभी आपने की, लेकिन कैंपस में और कैंपस के बाहर रहने वाले युवा भी दोनों लोग, इसीलिए जब राज्य सरकार और भारत सरकार के ये प्रयोग रहे तो जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जैसे मैं क्योंकि मध्य प्रदेश से आता हूं तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग 22 ऐसी विधाएं हैं जिनको युवा संस्था से लेकर संस्था, जिला, फिर विश्वविद्यालय और उसके बाद राज्य स्तर और राज्य के बाद राष्ट्रीय और जोन स्तर पर ले जाता है। तो जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं वो 22 विधाएं, चाहे उसमें एकांकी भी है, उसमें नुक्कड़ नाटक भी है, उसमें शास्त्रीय गायन भी है, उसमें आज के समय का गायन और डांस भी है, तो मुझे लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, लोग अपने कल्चर से जुड़ पाते हैं। और भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम, खेल विभाग और इन सब के माध्यम से मुक्त रूप से भी इन 22 विधाओं को रखा है। वो वहां भी एक यूथ फेस्टिवल होता है जिसमें ऐसे लोग जो कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं वो भी इन गतिविधि, लेकिन उनके अंदर ये कला है, ये तरीका है। तो अभी राज्य स्तर का युवा उत्सव अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश का समाप्त हुआ। विधाएं 7 विधाएं आई, लेकिन उनको देखकर ये लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फिल्मी सितारे मंच पर आकर बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं। और यह सब 12 तारीख को जब राष्ट्रीय युवा दिवस होगा तब देश के माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष इन कलाओं का प्रदर्शन करेंगे भारत मंडपम में, जहां G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व करने का और अपने कल्चर को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार युवा उत्सव है। और इस तरह की सरकार की गतिविधियां कहीं न कहीं नवीन भारत को समृद्ध होने का और अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रदर्शन का भी एक अवसर देते हैं। केवल जो लोग अपने संसाधनों के साथ आगे बढ़ गए उनके पास भर अधिकार नहीं होता, सबके पास अधिकार होता है कि युवा गतिविधियों से जुड़कर वो अपने कल्चर के साथ, और जब नई पीढ़ी, नया तरीका, नया भारत का उद्भव हो रहा है तब वो अपने कल्चर, अपनी क्षेत्रीयता के साथ जुड़कर उसकी बोली भाषा के साथ समृद्ध होकर भारतीय ज्ञान परंपरा का नेतृत्व कर सके। क्या बात है। और इसी के साथ में मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है उन लोगों के लिए जो एनएसएस में नहीं है, एनसीसी में नहीं है, जैसे आपने बोला कि वो भी बढ़ चढ़ के बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर ऐसे और भी लोग हैं जो अभी उस प्लेटफॉर्म तक नहीं जुड़ पाए हैं तो उनके लिए क्या सीधा एक प्रक्रिया होगी, किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं, इसके बारे में भी आप बताइए। क्योंकि अभी हमें तमाम युवा हमें सुन रहे हैं तो कई बार उनके मन में आ रहा होगा कि हम भी जुड़ जाएं, तो कैसे वो जुड़ सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि कैंपस के लिए उच्च शिक्षा विभाग का प्रयोग है, लेकिन भारत सरकार का पहले एमएचआरडी के माध्यम से, अब युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के माध्यम से जो एक ओपन प्रतियोगिता होती है उसमें जितनी विधाएं होती हैं, और आजकल तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 और नए चीजें की हैं आइडियाज की दृष्टि से। एक यंग इंडिया डायलॉग्स, विकसित भारत के लिए उनकी अभी उसके पंजीयन खत्म हुए हैं 15 तारीख को, जिसमें पूरे भारत से लगभग 40 लाख युवाओं ने अपना उसमें पंजीयन किया है। और उस 40 लाख में से अब अभी तो उनके आइडियाज और क्विज के माध्यम से उनको जोड़ा गया, अभी निबंध के माध्यम से उनकी प्रस्तुति होगी, फिर उनमें से चयन करके हर राज्य अपने स्तर पर उनको बुलाएगा, बोलने की दृष्टि से उनके विचारों को लेगा, और इसमें से कुछ लोगों को चयनित करके फिर वो भारत मंडपम में 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखने का एक अवसर देगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माँ भारत के माध्यम से जिसमें कोई भी जुड़ सकता है। उसमें एनएसएस, एनसीसी या कॉलेज में पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा कोई विद्यार्थी या ऐसा कोई युवा जो किसी वजह से अपने ठेला लगाकर भी अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, लेकिन युवा गतिविधियों का प्रदर्शन करना है, तो वो जुड़कर यंग भारत डायलॉग के माध्यम से जा सकता है। अभी एक नया आया है युवा संसद। युवा संसद में भी यही बात हो रही है कि युवा संसद जिले स्तरों पर हो रहा है, जिले स्तर से चयनित करके जिनके बात रखने का, जिनके विचारों की समग्रता है, ऐसे लोगों को चयनित करके फिर संभाग पर, फिर राज्य स्तर पर लाया जाएगा। और मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो किस तरह से एक जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है, उसी माहौल में रहकर अपनी बात रखेगा, और इसमें से जो नेतृत्व करता है वो भारत की संसद में वहां पर जहां पर भारत का संविधान बना उसी सभागार में जाकर
वो अपनी बात रखेंगे और भारत को नए गढ़ने के लिए वो आइडियाज भी देंगे। और जहां बात होती है एकता अखंडता, क्योंकि इस तरह से जब चीजें जाती है और पूरे भारत का हर राज्य का प्रतिनिधि वहां मिलता है, अपने तरीके से अपने कल्चर को, अपने विचारों को रखता है, तो कहीं ना कहीं एक समग्रता आती है, जुड़ने की, इकट्ठा होने की, और वहां राष्ट्रीय एकता और कौमी एकता दोनों के लक्ष्य पूरे होते हैं। तो ये बहुत सारे प्रयोग भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं कि विचारों के माध्यम से और अन्य तरीकों से कैसे यूथ को आगे लाया जाए। क्योंकि 2047 का भारत जब गढ़ा जाए, 2047 में जब हम आजादी के हमारे 100 वर्ष होंगे, हमारा भारत तो उसकी अपनी यात्रा है, लेकिन 2047 में जब हम हों तो अपने आप में वोकल हों, पूरा विश्व केवल हमारे युवाओं को देख रहा हो। और जो अभी गौरव हमको प्राप्त है कि विश्व के सबसे युवा देश हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा युवा देश जब आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि नेतृत्व का वो तरीका भारत के तरीके से होगा, उसकी ज्ञान परंपराओं के हिसाब से होगा, उसकी संघर्ष के तरीके से होगा, और उसका जो एक समावेश का तरीका है, जो भी आए वो मिल जाए, दूध में कहीं भी चीनी मिला दी, उस तरीके से। कितनी अच्छी बात आपने बोली, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी हो गया। और हर युवा जो कहीं ना कहीं अपने समय की कहीं ना कहीं बर्बादी कर रहा होता है, तो उसको इस तरीके से अपनी भागीदारी देकर, अपने कर्तव्य को समझ कर आप एक राष्ट्र को एक निर्माण करते हो, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण करते हो। और इसी उद्देश्य के साथ में आज का जो विषय था, हमने उस पर चर्चा करी। लेकिन आखिरी में एक मैसेज मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी मैं फिर से यही बोलूँगी कि तमाम युवा हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा भी आज यही लक्ष्य है कि जितने युवा हैं जो अभी भी इन सब गतिविधियों से नहीं जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएं और अपने जो राष्ट्र को कहीं पहुंचाने का जो अपना सपना है, उस सपने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। देखिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चरित्र निर्माण, और क्योंकि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से आता हूँ, तो समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के साथ बहुत ये जरूरी है कि भारत के उस गौरव को हम महसूस करें, उसकी संस्कृति के गौरव को महसूस करें, और उसके वाहक बनकर ये सोचें कि भारत अगर कई शताब्दियों का देश है, तो उसको और कई शताब्दियों तक आने वाली पीढ़ी के लिए हमको उसी गौरव के साथ जीवित रखना है। तो इन सब की गतिविधियों से जुड़कर भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करके भारत के सारे कल्चर्स को, उसके संभाव को आगे बढ़ाते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और इस मेहनत के साथ जब हमारा व्यक्तित्व गढ़ा जाएगा, वो अपने आप में अनुकरणीय होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। समय निकालकर आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में राहुल सिंह परिहार जी थे। और